नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले दोस्तों हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट एडोटेरिया बुक का जो वॉल्यूम 2 है उससे हम करा रहे हैं। दोस्तों, इसमें हम 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और जो 20 क्वेश्चन बच जाएगा मैथ और रीजनिंग का, टेलीग्राम में हम अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक विजय कुमार चौधरी हैं और इस पुस्तक का विमोचन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। ओम बिरला कौन है? तो ओम बिरला जो है अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। राजनाथ सिंह जो है यह अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा जो दिया है सूनी नदी पर, यह आपका सही नहीं है। कालीबंगा जो है वह घग्घर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। और धौलावीरा जो आपका है, तो धौलावीरा आपका हो जाएगा, यह लूनी नदी के किनारे गुजरात के कच्छ जिला में है। उसके बाद आपका राखी गढ़ी जो हो जाएगा, यह घग्घर नदी के किनारे है, यह आपके हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और रोपर नदी जो है वह सतलज नदी के किनारे है और यह पंजाब के रोपर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवालो उपनिषद में। जवालो उपनिषद में सभी 4 आश्रम, यानी कि 4 आश्रम कौन कौन से हैं, तो एक है आपको ब्रह्मचर्य है, एक गृहस्थ है, उसके बाद आपका वानप्रस्थ है और अंतिम चौथा सन्यासी है। यानी कि जो 4 आश्रम है इसका वर्णन किस उपनिषद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवालो उपनिषद में। मुंडकोपनिषद के बारे में जान लेते हैं। तो मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कठोपनिषद के बारे में जान लेते हैं। तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैशाली। बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन स्थावीर और महासंधिक में वैशाली में कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति में संपन्न हुआ था। किसमें? तो स्थावीर और स्थावीर और महासंधिक में विभाजित हुआ था। कहाँ? तो वैशाली में। और इसका ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। राजगृह के बारे में जान लेते हैं। तो राजगृह में जो था राजगृह, यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। पाटलिपुत्र के बारे में जान लेते हैं। तो पाटलिपुत्र में जो हुआ था आपका तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था अशोक के शासनकाल में। और कुंडलवन कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़क सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद खड़क सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
ए होल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। ए होल अभिलेख का संबंध चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से है और इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन है और अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में भी जानकारी मिलती है। और ऑप्शन जो है उसके बारे में जान लेते हैं, रुद्रदमन के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जो अभिलेख है वह जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं, तो समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है। और स्कंदगुप्त के बारे में जान लेते हैं, तो इनका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्बी। किताब उल यामिनी उत्बी की रचना है। और अलबरूनी की रचना क्या है? तो इनका रचना है किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्धाद्वैतवाद के। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे माधवाचार्य। और द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक थे निम्बकाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको छोटा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 3। बगलिहार जो है वह चिनाब नदी पे है। उसके बाद उकाई परियोजना तापी नदी पर है। उसके बाद तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पे है। और जायकवाड़ी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग दोस्त पूरा 80 क्वेश्चन को देखिएगा, इसलिए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। और दोस्तों क्या कीजिएगा, आप लोग जब आप लोगों का पूरा सेट ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग इसको दोबारा रिवाइज कीजिएगा, इसलिए कि आप लोग बहुत फ़ायदा करेगा ये प्रैक्टिस सेट। और पूरा वीडियो देखिएगा, 80 क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हेक्टर मुनरो संबंधित था। हेक्टर मुनरो संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर के युद्ध से। बक्सर युद्ध में अंग्रेजों के सेनापति के रूप में हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 1764 ईस्वी में हुआ था और इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की रचना है। और जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। वान भट्ट। वान भट्ट की पुस्तक का नाम है कादम्बरी। उसके बाद कलहन के बारे में जान लेते हैं, तो इनके पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। उसके बाद आपका दंडिन है, इसके बारे में जान लेते हैं, तो इनके पुस्तक का नाम है 10 कुमार चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन एसोसिएशन। आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा स्थापित की गई। और इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। और ऑप्शन आपका है जिसे इंडियन कांग्रेस हो जाएगा। तो इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उसके बाद आपका है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में। उसके बाद बॉम्बे एसोसिएशन। तो बॉम्बे एसोसिएशन तो आपको बता दिए कि जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चिन्ह अंकित किया जाने लगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1996 से। 1996 से महात्मा गांधी की तस्वीरें वाले नए नोट चलन में आए और उनमें 5, 10, 20, 100, 50 और 1000 रुपये वाले नोट शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ ज़मीन दी? मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ ज़मीन दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से मुगल शासक अकबर ने गोइंदवाल जाकर भेंट की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ ज़मीन उपहार में दिया और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन प्रदान की। इस जमीन पर उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु अर्जुन देव के बारे में जान लेते हैं। तो सिख के 5वें गुरु थे जिनको जहांगीर ने फांसी की सज़ा दिलवा दी थी। गुरु अंगद कौन थे? तो गुरु अंगद सिख के दूसरे गुरु थे। और गुरु रामदास कौन थे? तो गुरु रामदास जो थे वह सिख के तीसरे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। भारत में नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित और विनियोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रखरखाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपका तीनों सही है। यानी कि सिमोना हालेप जो है वह टेनिस से संबंधित है, अश्विनी पोनप्पा जो है वह बैडमिंटन से है और स्मृति मंधाना जो है वह क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है और यह 2007 से काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बख्शी जगबंधु। यह उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह था। पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु द्वारा 1817 ईस्वी में शुरू किया गया था, लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के तट यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट के बीच का भाग है और कोरोमंडल तट जो है वह कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट के बीच का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा की। मूसी कृष्णा की एक सहायक नदी है और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन परत संरक्षण रोकने से। ओजोन परत के संरक्षण को रोकने हेतु 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक वैश्विक सम्मेलन हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है और इस सम्मेलन में CFC गैसों के उत्सर्जन को रोकने हेतु संधि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
भू परिभ्रमण, पृथ्वी का अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन गति कहा जाता है या परिभ्रमण कहलाता है। इसी भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई की पहाड़ी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है और अन्नुमैदी की ऊंचाई जोन है वह आपका 2996 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। माफ़ कीजिएगा 2696 मीटर है। किसका? तो अन्नमुदी की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ इस विभाजन का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनजातियाँ। मेघालय पठार पर निवास करने वाले जनजातियों के नाम के आधार पर इस पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। भारत में कर्क रेखा जो है वह 8 राज्य से होकर गुजरती है। वह आपका राज्य हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो यहाँ पे हम इसमें उड़ीसा दिया हुआ है, तो उड़ीसा से जो है वह कर्क रेखा स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाले तीव्र एवं आंध्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत से चलने वाली गर्म एवं आंध्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी एवं पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है और कर्नाटक में इन्हें काफ़ी वर्षा एवं केरल में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वर्षा यानी कि वृष्टि है और भारतीय कृषि में वर्षा के महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केरल के लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाबार तट। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे गुजरात से गोवा तक के तट को हम लोग कोंकण तट कहते हैं और गोवा से मंगलुरु तक के तट को हम लोग केनरा तट कहते हैं और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मसाला उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। कितना है? तो 1106। उसके बाद कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। कितना है? तो 1028। उसके बाद कौन है? तो केरल है। कितना है? तो 860। उसके बाद कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, 829 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार वन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह विषुवत वृत्त के समीप स्थित है एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, इस कारण यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम। यह आपका सुमेलित नहीं। हाइजेनबर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि
फ्यूज को सदैव परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें क्या दिया है? समानांतर क्रम, जो कि गलत है। और विद्युत फ्यूज सामान्यतः सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है, जो कि इसमें तांबा तथा टीन का दिया हुआ, यानी कि दोनों में से कोई सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और पूछ दे आपको कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वह आपका हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोजाम्बिक की जलधारा। हिंद महासागर के अस्थायी गर्म जलधाराएं निम्न है: दक्षिण विषुवत-रेखीय जलधारा, अगुलहास की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा इत्यादि। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान की फसल। धान की फसल लगी खेत से मीथेन गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स पर्वत न्यूजीलैंड की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानंदा। उत्तरी बिहार के सबसे पूर्वी नदी महानंदा है, जो हिमालय से निकलती है तथा कटिहार के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्वतीय पठार। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वतपदीय, इसका हो जाएगा पर्वतपदीय पठार। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वतपदीय पठार। पर्वतों के आधार पर अवस्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वतपदीय पठार कहा जाता है। ये एक तरफ से ऊंची पर्वतों से तो दूसरी तरफ से मैदानी क्षेत्रों से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गेहूं किस कुल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीणी। गेहूं, मक्का, धान, जौ आदि ग्रामीणी फैमिली का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए। और इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो नई अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 312 में है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकसभा में गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है या 55 हो जाएगा। संख्या में 55 या प्रतिशत में 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये जो है ऑप्शन कथन गलत है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, सही है। संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, सही है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है, ये भी आपका सही है।
धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच संसद के लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता जो है भारित व्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3 से अधिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 281। और अनुच्छेद 280 में क्या है? तो अनुच्छेद 280 जो है वह राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। तलाक और विवाह का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है और सरकार आपातकालीन स्थिति में इस पर कानून बनाने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है। ये आपका कथन जो है गलत है। और राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, सही है। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। और ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और 44वां संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। तो इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि जो है वह 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष किया गया था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 के बारे में हम जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 46 जो कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 48 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 48 जो है वह कृषि एवं पशुपालन का संगठन करता है। और इसी में एक आता है अनुच्छेद 48 का क, तो उसमें आपको वन एवं वन जीवों की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर डी को जान लेते हैं। अनुच्छेद 49 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 49 जो है वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि AB रक्त समूह में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापित द्रव के घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व जो है वह निश्चित रूप से उपस्थित होता है और इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो उसका उपचयन होता है, तथा किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो तो उसका अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त स्राव रोकने और रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट सहायक है। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं और इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व विशिष्ट घनत्व की जो बीमा है वह एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पित्त लवण निम्न में से कौन सी विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ए, डी, ई, के। पित्त लवण कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, इसे यकृत में संश्लेषित किया जाता है तथा पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। विटामिन ए, डी, ई, के का अवशोषण आहार नाल में करने में मदद करता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो यही आपका है ए, डी, ई, के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मोमबत्ती का जलना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना मतलब दहन का होना। दहन एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघल कर वापस मोम बन जाना भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के तत्वों की अधिक मात्रा के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 32। परमाणु संख्या जो आपका 2, 8, 14 है तो इसको जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। परमाणु भर कितना है तो 56 है और 56 में से 24 घटा देंगे तो आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिलियन का सबसे प्रमुख गुण है, बिलियन का सबसे प्रमुख गुण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समांग होना। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। नमक एवं जल का विलयन जो है यह समांग विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल और लाइकेन से। लिटमस जल में घुलनशील विभिन्न रंजकों का मिश्रण होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है, अतः इसे अम्ल क्षारक सूचक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7B को। माफ़ कीजिएगा, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7A को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पेप्टाइड है। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गरीबी उन्मूलन हेतु केंद्र सरकार ने जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की थी? इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन हेतु केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आविद समिति। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्न में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर अमेरिका में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम 97 का आंसर गलत बता दिए हैं। 97 का आंसर आपका हो जाएगा कि मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन हेतु केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि सच्चर समिति। वर्ष 2005 में मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक सुधार हेतु मनमोहन सरकार ने सच्चर समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्न में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर अमेरिका में। सर्वाधिक सड़क घनत्व और अधिक वाहनों की संख्या उत्तर अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रमुख वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। तो दोस्तों ये थे बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि हम एडिटोरिया बुक के वॉल्यूम 2 से करा रहे हैं और इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिएगा, 80 क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।